हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और हम तो कुछ चीजें और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हम पढ़ने वाले हैं वो स्टेट्स ऑफ केमिकल। स्टेट्स ऑफ केमिकल क्यों हम इसको पढ़ते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, आयरन और वाटर की रिएक्शन कराते हैं। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2 गैस यहां पे इवॉल्व होती है। अब इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो कैसे बैलेंस करेंगे? आयरन यहां पर 3 एटम्स है, तो यहां पर 3 हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रिएक्टेंट में भी 3 एटम हो गए आयरन के। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के हो गए 8 एटम्स और यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं? स्टेट्स ऑफ केमिकल। स्टेट्स क्या होता है? नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में भी मैं बताया था। स्टेट्स क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है, एक और स्टेट यहां पर हम पढ़ेंगे एक्वस। ये कोई अलग स्टेट नहीं है, लिक्विड और सॉलिड को मिलाकर ये स्टेट बनी हुई है। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक्वस क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्वा। एक्वा मीन्स वाटर, तो एक्वस मीन्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो सॉल्ट अगर वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है फाइनली वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। NaCl प्लस वाटर, ये यहां पर जो सॉल्यूशन हमें मिलता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। यहां पर NaCl किस फॉर्म में होता है? नमक किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। वाटर किस फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म में होगा। और जो फाइनली प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है वो एक्वस फॉर्म में होगा। तो अभी हम इसमें आगे आएंगे। फिलहाल हम यहां पर देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है, क्या एक्वस है। तो यहां पर आयरन सॉलिड है, H2O गैस फॉर्म में है, देन Fe3O4 अगेन सॉलिड और H2 गैस फॉर्म में। अब यहां पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं है, गैस फॉर्म में। तो वाटर यूज्ड हियर इज इन स्टीम फॉर्म। वाटर यूज्ड हियर इज इन स्टीम फॉर्म। ओके, तो हम क्यों यूज करते हैं? हम यहां पर सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक्वस क्यों यूज करते हैं? क्यों हम केमिकल का स्टेट बताते हैं? हम इसको बताते हैं टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, physical state of reactants and products are mentioned along with their chemical formula। ठीक है, टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड along with their chemical formula। तो यही चीज समझते हैं। क्या बोला गया है? केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हम ज्यादा
हमें और आसानी से समझ में आ जाए और इंफॉर्मेटिव इसमें और इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर फिजिकल स्टेट का यूज करते हैं। जैसे आयरन यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। वाटर यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। आयरन ऑक्साइड जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ ये अगेन सॉलिड फॉर्म में है और जो H2 है वो गैसियस फॉर्म में है। तो टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। ओके, दिस इज स्टेट ऑफ केमिकल। सो स्टेट ऑफ केमिकल क्या क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है या एक्वस हो सकता है। सॉलिड किस फॉर्म में होता है? इनसॉल्युबल, सॉलिड और प्रेसिपिटेट। लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होगा और गैस गैस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं यहां पे इनसॉल्युबल, सॉलिड या प्रेसिपिटेट। लास्ट लेक्चर में हमने एक रिएक्शन देखी थी, लेड, वहां पे लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ था येलो कलर का, वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में प्रोडक्ट में वो फॉर्म हुआ था। तो उसको बोलते हैं, उसको वहां पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एस। जैसे कि इस रिएक्शन में आयरन सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर गैसियस फॉर्म में, स्टीम फॉर्म में है और प्रोडक्ट आयरन ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ये इनसॉल्युबल सॉलिड बोल सकते हो या प्रेसिपिटेट बोल सकते हो। तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। प्रेसिपिटेट जनरली बोलते हैं अगर वाटर के अंदर वो सॉलिड आ गया, सपोज कुछ सॉल्यूशन है और वो नीचे जमा हो गया तो उस टाइप को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल लिख सकते हैं स्टेट्स ऑफ केमिकल। नेक्स्ट यहां पर ये एक्वस आप समझ सकते हैं। एक्वस क्या होता है? डिजॉल्व इन वाटर। जैसे इस एग्जांपल में रिएक्टेंट में सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट बोल सकते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है। जब उसको हम वाटर में डिजॉल्व किए, वाटर था लिक्विड फॉर्म में, फाइनल प्रोडक्ट जो मिला वो एक्वस फॉर्म कहलाएगा। जो वाटर डिजॉल्व, कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, दैट सॉल्यूशन विल कॉल्ड एज एक्वस। एक्वस जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा कि कुछ वाटर से रिलेटेड है। एक्वा मीन्स वाटर, कुछ वाटर से रिलेटेड। यहां पर एक्वस मीन्स डिजॉल्व इन वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेट्स ऑफ केमिकल। यहां पर होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कई बार सिंपली दो सब्सटेंस को मिलाकर रिएक्शन नहीं करवाई जा सकती। उसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट की जरूरत होती है, या तो कैटलिस्ट, सनलाइट, हीट या कुछ अदर मीडियम की जरूरत होती है, तभी वो रिएक्शन हो पाती है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के लिए हमने बर्नर का यूज किया था, हीट का यूज किया था, तभी वहां पर रिएक्शन हो पाई थी। और वॉच ग्लास में हमने एच के फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड वहां पर ऑब्टेन किया था। तो यहां पर यही कहने का मेरा पॉइंट है कि कई बार जो कुछ रिएक्शंस होती हैं वहां पर हमें कैटलिस्ट या फिर कुछ अदर थर्ड मीडियम की जरूरत होती है उस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में। सो यहां पर आप लिख सकते हैं, समटाइम्स chemical reaction to proceed need some factor like temperature, pressure, catalyst, etc. Which are indicated above or below the arrow
एरो इन एन इक्वेशन। क्या कहने का मतलब है, समटाइम्स अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड नीड सम फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा विच आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन एन इक्वेशन। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कुछ कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, जिसको यूज करने से रिएक्शन फास्ट हो जाती है या रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। अगर रिएक्शन प्रोसेस नहीं हो रही है, वहां पर हम कैटलिस्ट यूज कर दिए तो रिएक्शन प्रोसीड होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, पलाडियम या निकिल, ये एलिमेंट है निकिल, पलाडियम, इन दोनों को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। कई बार रिएक्शन को फास्ट करने के लिए या रिएक्शन अगर प्रोसेस भी नहीं हो रही है तो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कैटलिस्ट का यूज किया जा रहा है। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन H2 गैस से करवाएंगे तो यहां पर फॉर्म होगा मिथेनॉल, लेकिन मिथेनॉल नहीं फॉर्म होगा अगर हम यहां पर प्रेशर नहीं देंगे। और प्रेशर कितना देना है यहां पर? 340 ATM। ATM ये प्रेशर की यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक 340 ATM। प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है और एटीएम और पास्कल के बीच कुछ रिलेशन भी है, कितने पास्कल में कितने एटीएम, पर यहां पर हमें उतना डीप नहीं जाना है। तो 340 एटीएम का प्रेशर अगर हम यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां पर 4 हाइड्रोजन, तो यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है एंड CH3OH जो फॉर्म होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो यहां पर आप ये देख सकते हैं, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें ये फैक्टर की जरूरत पड़ी, ये फैक्टर प्रेशर की जरूरत पड़ी। तो यहां पर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि समटाइम्स अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोसीड नीड सम फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा विच आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। इस एरो की या तो ऊपर इंडिकेट करेंगे या तो नीचे इंडिकेट करेंगे। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है? प्लांट्स क्या ब्रीथ करते हैं, अंदर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉइल यानी कि मिट्टी से उनको क्या मिलता है? वाटर। ओके, तो इन दोनों की रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पेड़ की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। तो इन दोनों के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ये अपना फूड बनाते हैं। ट्री क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और यही ट्री का फूड होता है, प्लस ऑक्सीजन। ओके, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, ये ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में होगा और ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, समझ में आया? यहां पे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, प्लांट्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दे फॉर्म ग्लूकोज विच इज देयर फूड एंड ऑक्सीजन। सो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए क्या फैक्टर चाहिए हमें? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, यहां पर इस पॉइंट में यही बात कहना चाह रहे हैं कि कई बार रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एजेंट की जरूरत होती है, और वो एक्स्ट्रा एजेंट हो सकता है टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट या कुछ और भी हो सकता है। ओके, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। यहां पर कार्बन 1 है, यहां पर कार्बन के 6 एटम है, तो यहां पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ कार्बन बैलेंस हो गया। एंड नेक्स्ट हम हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहां पर हाइड्रोजन के 12 एटम्स है, तो यहां पर अगेन हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहां 12 प्लस 6 18, यहां पर ऑक्सीजन 6 प्लस
2, तो यहां पर हमें 6 है, 12 और चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए, 6 2 12 प्लस 6 18। यहां पर ऑक्सीजन के 18 एटम्स हैं, यहां पर हमें 18 चाहिए, यहां पर 6 है, यहां पर अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन के यहां पर भी 18 एटम्स हो गए। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्बन के 6 एटम्स, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 2 12 प्लस 6 18 एटम्स, और यहां पर भी ऑक्सीजन के 18 एटम्स, 6 and 12। ओके, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हम कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जिससे अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है तो कुछ एग्जाम्पल्स हम और करते हैं, जिससे अगर कहीं पर कुछ डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने चैप्टर पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। AgNO3 प्लस MgCl2 after reaction they form AgCl प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट। ज्यादा एग्जाम्पल्स कराने का मेरा ये भी मोटिव है कि आप प्रोडक्ट कंपाउंड को समझ पाए। ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3, मतलब सिल्वर का फॉर्मूला Ag, नाइट्रेट है NO3। मैग्नीशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो सेम जैसा कि मैं बताया हूं, एलिमेंट्स हम टेबल बनाएंगे। एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। ओके, यहां पर क्या क्या एलिमेंट है, Ag, Mg, NO3 एंड Cl। NO3 को मैं एक साथ लिया हूं क्योंकि नाइट्रेट है, पॉलीएटॉमिक है। लास्ट लेक्चर में मैं बताया था, जब भी कुछ सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, कार्बोनेट होगा, उसको मैं एक साथ लूंगा क्योंकि उससे आसानी हो जाएगी। मैं अलग अलग भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर नाइट्रोजन को अलग ले सकता हूं और ऑक्सीजन को अलग लेकर भी मैं बैलेंस कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको एक साथ लिया हूं तो उससे आसानी होगी। आप अलग अलग भी लेकर कर सकते हैं, तो आप खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और फिर रिज्यूम करके आप देख सकते हैं कि क्या इसका सही आंसर है। तो बैलेंस करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, सिल्वर में 1, मैग्नीशियम अगेन 1, नाइट्रेट अगेन 1 एंड क्लोरीन 2। ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, सिल्वर 1, मैग्नीशियम 1, नाइट्रेट 2 एंड क्लोरीन 1। ठीक है, कैसे बैलेंस करें, सब कुछ सिल्वर एंड मैग्नीशियम आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, नाइट्रेट इज नॉट बैलेंस्ड इन, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2 इन रिएक्टेंट साइड। अगर हम रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रेट बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया, पर यहां पर सिल्वर के 2 एटम्स हो गए। ओके, सो सिल्वर की यहां पर 2 एटम्स हो गए, एंड सिल्वर को अगेन बैलेंस करने के लिए अब हम प्रोडक्ट साइड में अगेन 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ये भी 2 हो जाएगा। ओके, सो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्या किया मैंने, सिल्वर नाइट्रेट था, मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट। यहां पर नाइट्रेट के 2 एटम्स हैं, जबकि यहां पर नाइट्रेट के सिर्फ 1 एटम था, तो मैंने नाइट्रेट को बैलेंस करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब सिल्वर के यहां पर 2 एटम्स हो गए, जबकि प्रोडक्ट में सिल्वर का सिर्फ 1 एटम था। तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्लोरीन अपने आप ही बैलेंस हो गया। तो अब मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा और ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं।
एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al, Br3 एल्यूमिनियम ब्रोमाइड प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, आफ्टर रिएक्टिंग दे फॉर्म पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, सेम वे से हम करेंगे। यहां पर एलिमेंट क्या क्या है? एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, पोटेशियम एंड सल्फेट। ठीक है, रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, एल्यूमिनियम 1, ब्रोमीन 3, पोटेशियम 2, सल्फेट 1। इन प्रोडक्ट पोटेशियम, एल्यूमिनियम 2, ब्रोमीन 1, पोटेशियम 1 एंड सल्फेट 3। ठीक है, अगेन आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद आंसर देख सकते हैं। सो अब मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब ब्रोमीन कितना हो गया? 6 एंड पोटेशियम और सल्फेट अभी भी सेम। नेक्स्ट यहां पर सल्फेट 3 है, तो यहां पर मैं सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सल्फेट यहां पर बैलेंस हो गया। अब जब मैं सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर पोटेशियम हो गया 6, 3 2 जा 6, और ब्रोमीन और एल्यूमिनियम ऑलरेडी जो पहले थे उतने ही। अब प्रोडक्ट साइड हम देखें तो यहां पर पोटेशियम 6 हो गया और यहां पर 1 ही है, तो इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, लेकिन ब्रोमीन अब यहां पर हो जाएगा 6। ठीक है, और अब हम मैच करें तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। और अगर हम रिव्यू के लिए यहां पर देखें तो एल्यूमिनियम के यहां पर 2 एटम्स है, प्रोडक्ट में भी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है, ब्रोमीन के रिएक्टेंट में 3 एटम्स है, ब्रोमीन के रिएक्टेंट में 3 2 जा 6 एटम्स है और प्रोडक्ट में भी 6 एटम्स है। पोटेशियम के यहां पर 6 एटम्स राइट हैंड साइड, पोटेशियम के 6 एटम्स, सल्फेट के यहां पर 3 एटम्स और राइट हैंड साइड भी सल्फेट के 3 एटम्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, आयरन क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, it forms iron hydroxide plus sodium chloride। ओके, सेम वे से हम करेंगे। यहां पर एलिमेंट्स लिखते हैं, आयरन, क्लोरीन, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, पर लास्ट एग्जांपल में हमने सल्फेट को एक साथ लिखा था, तो यहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर एक साथ भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड एक अलग सा पोलिएटॉमिक सा बोल सकते हैं, इसलिए हम इसको अलग से भी इंडिविजुअल करके मान सकते हैं। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, आयरन 1, क्लोरीन 3, सोडियम 1, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 1। इन प्रोडक्ट्स, आयरन 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर 3। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, आयरन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, क्लोरीन रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई किया तो सोडियम भी 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पर रिएक्टेंट में सोडियम 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया, और जब मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया और हाइड्रोजन भी 3 हो गया, और ये इक्वेशन ऑलरेडी अपने आप बैलेंस हो गई। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। लास्ट एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वे से हम करेंगे, एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, कैल्शियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
यहां पर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में लिखता हूं क्योंकि हमने रूल्स में देखा था कि सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स ऑफ कैल्शियम एलिमेंट इज 1, क्लोरीन 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, and in product calcium 1, chlorine 2, carbon 1, hydrogen 2 and oxygen 2 and 1 3। अब यहां पर एक डाउट उठ सकता है कि मैं कार्बोनेट को एक साथ क्यों नहीं लिया। जैसे यहां पर मैं सल्फेट को एक साथ लिया था, यहां पर मैं हाइड्रोक्साइड को एक साथ लेने का बोल रहा था, तो यहां पर मैं कार्बोनेट को एक साथ क्यों लिया। कार्बोनेट को यहां पर मैं एक साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म हुआ, ना कि CO3। CO3 सिर्फ रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है, तो यहां पर मुझे कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग लेना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी प्रोडक्ट में CO2 को बैलेंस करने में। तो यहां पर हम देखते हैं कैसे बैलेंस करना है। कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, क्लोरीन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किए रिएक्टेंट में, तो हाइड्रोजन यहां पर हो गया 2 और ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।